तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन का यूज़ करके आप लोग अपने कोड को कैसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो आपकी इतनी हेल्प करेगा ना कि आप बार बार इसका यूज़ करना चाहोगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसे आप अच्छे से समझो, क्योंकि इसी को समझ के आप अच्छे से जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन होते क्या है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपको बेटर यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी मैंने आपके लिए लिख दिया है तो आप इसे पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरा एग्जांपल देखो, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो बाय द वे अगर आपको कोई बोलता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे हाइट के लिए, और हाइट के लिए आप मान लीजिए 100 का कोई मतलब फीट का कोई हाइट है, और उसके बाद इसका विड्थ मान लीजिए आप असाइन कर दोगे विड्थ इक्वल टू 150। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है आपका हाइट इनटू विड्थ। ठीक है, तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो आपको किसी ने वैल्यू दिया था कि भाई ये वैल्यूज को यूज करो। ठीक है, तो इसके जरिए आप यहाँ पे एरिया निकालो। तो सिंपल इसको मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखा देता हूँ एरिया फिलहाल के लिए। एरिया तो ये स्ट्रिंग होगा एरिया, और कॉमा देके एरिया का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं रन करता हूँ, तो ये यहाँ ब्राउज़र में रन हो गया और आपको यहाँ पे वैल्यू देखिए एरिया का मिल गया। फिर आपको दोबारा से बोला जाता है कि मुझे अब एरिया का जो हाइट है ना, जो हाइट यहाँ पे 100 है ना, वहाँ पे मुझे 500 लेना है, लेकिन इस बार मुझे दूसरा एरिया चाहिए, एरिया 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर से इस कोड को यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है, और कॉपी करके पूरा कॉपी करोगे और हाइट 2 के लिए बनाओगे यहाँ पे, मतलब इसको 1 दे देते हैं, 1 1। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 1 1 होगा 1। तो यहाँ पे आप देखो कि कोड रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे दूसरा वैल्यू यूज़ करना था ना, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कोड रिपीट करना पड़ा। ठीक है, जो कि अगर आप फंक्शन यूज़ करते तो आपको ये चीज़ करना नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको फंक्शन का यूज़ करके ये दिखाता हूँ कि इसे आप बिना रिपीट किए कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। अभी मैं आपको फंक्शन का सिंटैक्स नहीं समझाऊंगा, बस आपको अभी बेसिक यूसेज दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा फंक्शन, और फंक्शन का नाम ले लेते हैं कैलकुलेट एरिया। ठीक है, और कैलकुलेट एरिया में मैं सिंपल यहाँ पे ये जो हाइट विड्थ का पैरामीटर है ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया। अब इस फंक्शन को आप जैसे कॉल करोगे ना तो ये काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो अभी भी आप देखो सेम बिहेवियर है, लेकिन अगर आप ये जो कॉल वाला पैरामीटर आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपका फंक्शन यहाँ चलेगा नहीं। देखिए नहीं चल रहा है। तो जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो आपको सबसे पहले इसे कॉल भी करना पड़ता है, तब ये वर्क करेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जो डबल रिपीटेशन को कैसे हम लोग एंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हाइट और विड्थ का यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिया गया, तो यहाँ पे हमें अपने अनुसार यहाँ पे वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर पैरामीटर में देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीटर में मैं ले लूँगा हाइट वैल्यू करके। ठीक है, हाइट वैल्यू और कॉमा देंगे और विड्थ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, वैल्यू, और हाइट वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूंगा और विड्थ वैल्यू के अंदर यहाँ डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो हाइट वैल्यू देख रहे हैं ना, इसके अंदर अब मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, यानी अब ये फंक्शन के अंदर ये हाइट वैल्यू और विड्थ वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फंक्शन पे हवर करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखिए हाइट वैल्यू डाल सकते हैं और विड्थ वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं हाइट का यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 200, और यहाँ पे देखो विड्थ का वैल्यू 400। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट होके आ गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसे दोबारा आप कॉल करूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को कर देता हूँ 800 और इसे कर देता हूँ 100। तो देखो यहाँ पे दोबारा भी एरिया कैलकुलेट हो गया। गाइस आप लोगों ने देखा कि पहला जो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया था कि मुझे 2 बार यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना था, तो मुझे दो बार यहाँ पे कोड को रिपीट करना पड़ा।
लेकिन जैसे मैंने फंक्शन का यूज़ किया तो मैं जितना बार चाहूँ उतना बार यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस मुझे फंक्शन को कॉल करना है और उसके अंदर पैरामीटर्स के वैल्यू डालना है और मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की मदद से आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने अपना टाइम बचाया और कितना कम कोड में अब हमारा हो गया। अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि 4 बार आप करो तो देखो कितना बार करना पड़ता है, ये चीज़ रिपीट करते करते आप लोग थक जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम लोग अपने कोड को कम से कम रिपीटेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फंक्शन के और कौन कौन से बेनिफिट है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये वाला चीज़ तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि रीयूजेबिलिटी मिलता है। अब एक है मॉड्यूलैरिटी। तो मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा कोड है, यहाँ पे बहुत बड़ा कोड है, तो आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन की मदद से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टुकड़ों में आप जैसे बांट दोगे तो उसको टेस्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि छोटा छोटा कोड का चंक्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे ये जो लॉजिक है ये अगर मैं आपको ना दूं, ठीक है, ये छुपा हुआ कि एपीआई बना दो तो बस आपको ये मिलेगा, इसमें आप वैल्यू डालो और आपको एरिया मिल जाएगा। तो फंक्शन के मदद से आप लोग एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो, यानी कि बस यूज़र को आप बस ये फंक्शन दोगे, उसमें वो वैल्यू डालेगा और कैलकुलेट हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि अंदर में हो क्या रहा है। फंक्शन आपको ऐसा यूज केस भी देता है जहाँ पे बस आपको वैल्यू डालनी है और ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब रीडेबिलिटी देखिए, तो कोड को अब रीड करना आसान हो गया कि आप फंक्शन को देख के ही बता दोगे कि ये एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन है। ठीक है, तो ये फ़ायदा मिलता है। उसके बाद डिबगिंग, जैसे मान लीजिए कि आपके कोड में कहीं इशू है तो आप चेक करोगे कि इस लाइन में इशू है तो इस फंक्शन में कहीं इशू होगा, तो आप इसको जाके आराम से डिबग कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ा इम्प्रूव मिलता है ओवरऑल, और आप लास्ट में आप देखो कि कोड को आप रीयूज़ कर सकते हो, तो जितना बार चाहो उतना बार कोड को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन के फ़ायदे थे। अब चलिए देखते हैं कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी मैंने आपको समझाया नहीं था लेकिन अब समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फंक्शन डिक्लेयर करना होता है। उसके सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा नाम देना होगा फंक्शन का, जिससे आपको समझ में आया कि ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है, तो नाम आप अच्छा चुनना, और बेसिकली कैमल केस में आपको लिखना है जहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल रहेगा वर्ड का और दूसरा लेटर जैसे स्टार्ट होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैमल केस। और हमेशा नाम आप ऐसा रखना फंक्शन का जिससे सबको समझ में आए कि भाई वो फंक्शन करता क्या है। ठीक है, और फंक्शन के बॉडी में जैसे यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर सकते हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में देखो, तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हो। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन का नाम देते हो, जैसे यहाँ पे है कैलकुलेट एरिया। ठीक है, तो इससे आप पता कर पा रहे होगा ना कि इसके अंदर तो एरिया ही कैलकुलेट होता होगा। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो काफ़ी लोग इस पैरामीटर से कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। तो ये सिंपली पासिंग वैल्यू है, इसके अंदर आप जो भी डालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 200 इस फंक्शन में पास किया, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पैरामीटर में मैंने 200 पास किया, तो ये क्या होगा 200 जाके इसको असाइन हो जाएगा, मान ली इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिल गया और इसको अब हम लोग फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने हाइट को असाइन करने के लिए हाइट वैल्यू का यूज़ किया, देखिए ये अब ये इसके अंदर असाइन हो गया और उसके ऊपर मैंने ऑपरेशन यहाँ पे जो भी परफॉर्म करना था वो कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से पैरामीटर वर्क कर सकते हैं। तो आप जितना भी पैरामीटर यहाँ पे ले सकते हैं और पैरामीटर के अंदर आप फंक्शन भी पास कर सकते हो, वैल्यूज़ और ट्रू फॉल्स जो भी पास करना है आप पास कर सकते हो। बस आपका यहाँ पे जो भी पास होगा वो क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। जैसे कि ये 400 के लिए कौन सा पैरामीटर होगा, ये होगा ये, तो यानी विड्थ का वैल्यू यहाँ पे 400 हो जाएगा और उसके बाद ये विड्थ आपका यहाँ पे असाइन होगा और जो भी हम लोगों ने एरिया निकाला था वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपको फंक्शन का सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक मिल रहा है रिटर्न टाइप। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न को लिख दूँ रिटर्न, तो रिटर्न करने से क्या होगा कि ये प्रोग्राम को यहीं से ख़त्म कर देगा। जैसे मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट सिखाया था ना कि वो लूप से उसको बाहर निकाल लेता है, तो जैसे कि ये लूप देख रहे हैं ना, ये आपका जो कोड ब्लॉक है फंक्शन का, वो रिटर्न अगर आप कहीं भी डालोगे तो वो उसके बाहर निकाल देगा। ठीक है, और रिटर्न का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को भी चाहे तो बाहर रिटर्न करके फेंक सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फेंका जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
तो इसको अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। और रिटर्न के अंदर सिंपल एरिया रिटर्न करेंगे। तो अब क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ से बाहर फेंकेगा। बाहर क्या फेंकेगा, एरिया फेंकेगा, ठीक है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कि एरिया फेंक रहा है कि नहीं। तो इस कंसोल लॉग को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हटाया, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो एरिया फेंकाया बाहर, इस फंक्शन के बाहर फेंकाया ना एरिया, उस एरिया को मैं कैप्चर करूँगा। तो कैप्चर करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट, और इसका नाम रखते हैं area1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू, ये फंक्शन फेंकेगा। तो फंक्शन को अंदर से मान लीजिए यहाँ एरिया का वैल्यू आया कुछ भी, ये जाके अब क्या होगा, इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस area1 को लॉग करता हूँ, ठीक है। लॉग area1, ठीक है। तो अब आप देखो क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एरिया का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था कि हम लोग अंदर में ही सारा यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखा रहे थे, इसके अंदर से कुछ आ नहीं रहा था। तो अगर मैं अभी क्या करूँ, इसके अंदर से कुछ बाहर फेंकूँ ना, यानी कुछ बाहर निकलेगा नहीं, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ देखो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं फेंक रहा है, रिटर्न का वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न में अगर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वही रिटर्न होगा। जैसे मैं 5 लिखूंगा, तो आप देखो यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आप जो चीज़ चाहते हो बाहर निकालना इस फंक्शन से, यानी इस फंक्शन के अंदर आपने इनपुट दिया, मान लीजिए ये इनपुट दिया, ये हाइट वैल्यू और विड्थ वैल्यू, और आउटपुट ये हो गया, ठीक है। रिटर्न के थ्रू आप लोग आउटपुट बाहर फेंक सकते हैं फंक्शन के बाहर, और फेंक के आप उसे कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया इस area1 में, इन सब का भी कैप्चर नहीं किया है तो इसलिए नहीं कुछ आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबका जोड़ के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जितने भी एरियाज कैलकुलेट हुए ना, सबको यहाँ पे जोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली प्लस का सिंबल लगा देंगे, तो क्या होगा, सब जुड़ जाएंगे। जितने एरियाज कैलकुलेट हुए ना, सारे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, देखिए। तो यहाँ क्या हो गया, 15 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 कर रहा था ना, यहाँ पे 3 बार ये हो गया, 3 बार। तो सिंपल अभी यहाँ पे मैं एरिया रिटर्न करूँगा, यानी एरिया बाहर आउटपुट में निकालूंगा फंक्शन के। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो होप से आपको जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं और क्या है। तो अब नीचे आते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पे एक है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये क्या होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सारे यहाँ पे फंक्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ, वही यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आ जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक केस में मैं वैल्यू को डालता ही नहीं हूँ, अब मैंने यहाँ पे नहीं डाला, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ रहा है नॉट अ नंबर। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हाइट और विड्थ पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं दोनों को लॉग करके दिखाता हूँ, ठीक है। लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे हाइट। हाइट में सिंपल हाइट वैल्यू पास कर देंगे, और विड्थ में विड्थ वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिएगा इस पैरामीटर में भी कोई वैल्यू है नहीं ना, इसमें तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला नहीं पैरामीटर में, देखिए फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कुछ डाला ही हुआ नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं, कि अगर मान लीजिए यूज़र कुछ भी पास नहीं करता है इस फंक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 डालता हूँ, और विड्थ में भी 1 डालता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, हाइट में 1 आ गया, विड्थ में 1 आ गया, और दोनों को 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका काम करता है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अगर आप ओवरराइट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर में पास करना होगा 500 600। तो अब ये क्या करेगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे वो ओवरराइट कर देगा। तो ये 500 अब यहाँ पैरामीटर में आ रहा है, तो देखेगा भाई वैल्यू आ गया, तो अब इस 1 को यूज़ नहीं करना है, अब इस 500 को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गए ना। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वर्क करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, वेरिएबल स्कोप क्या होता है। तो मान लीजिए कि अभी क्या है,
ये हाइट देख रहे हो ना, तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, बाहर में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे console.log और यहाँ पे लिखेंगे हाइट, हाइट लिखे हाइट, ठीक है। और इस अंदर वाले को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट में आ रहा है। तो यहाँ लिखा है हाइट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ग्लोबल और लोकल स्कोप के बारे में सिखाया था ना, तो ये अब जो ब्लॉक स्कोप होता है उसे लोकल स्कोप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना कि इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पे यानी असाइन करता हूँ, जैसे कि ये वेरिएबल हाइट बनाया, तो इसको सिर्फ इसी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, इसके बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता। तो इस वजह से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू असाइन हो रहा है, तो बाहर अगर कोई एक्सेस करके उसे ख़राब कर देगा तो दिक्कत आएगी ना। तो इस वजह से ये फ़ायदेमंद होता है। तो अगर मान लीजिए हाइट का वैल्यू को मैं ग्लोबल रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट हाइट 500, ठीक है, हाइट ग्लोबल लिखते हैं, ग्लोबल। तो इस हाइट ग्लोबल को हम लोग बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाहर का एक्सेस कर सकते हैं, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा आप ध्यान रखो कि जो स्कोप कैसे वर्क करता है, बाहर के वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अंदर के वेरिएबल आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आप बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कोप। अब देखते हैं कि एनोनिमस फंक्शन होते क्या है। तो बेसिकली एनोनिमस फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जिनका कोई भी नाम नहीं होता है। जैसे कि आप पिछला वाला यहाँ पे फंक्शन देखो, जैसे ये फंक्शन है, तो इसमें मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, उसके बाद इसका नाम दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो एनोनिमस फंक्शन में क्या है कि सिंपल फंक्शन है और उसके सीधा यहाँ पे पैरामीटर शुरू हो गया और डायरेक्ट इसका वैल्यू को हम लोग इसमें असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ है। तो चलिए मैं आपको एनोनिमस फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एनोनिमस फंक्शन आपको बनाना है, तो उसका वैल्यू कहीं स्टोर करना होगा, जैसे कि लॉगिन और लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन में सिंपल पैरामीटर्स पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो console.log यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूज़र नेम सिंपल प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ लॉगिन, इसको कॉल करूँ और यहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकता हूँ। तो मैं डालूँ यूज़र नेम में अंशु, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो एनोनिमस फंक्शन कुछ ऐसा वर्क करता है, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन जो होता है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा, उसमें एनोनिमस फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस टाइप से कोई जल्दी यूज़ नहीं करता है, हमेशा कॉलबैक ये सब में ज़्यादातर एनोनिमस फंक्शन का यूज़ होता है, जो कि मैं आपको समझाऊँगा। अभी अब समझ लो कि जिसका नाम नहीं होता वो एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कॉलबैक जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ही मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस एग्जाम्पल से ही आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे ये कोड। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है, उसमें प्रिंट मैसेज करके इसका मैंने नाम रखा है। तो फर्स्ट पैरामीटर में मैं क्या ले रहा हूँ, सिंपल एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसमें मैसेज रहेगा, ठीक है। दूसरे पैरामीटर में एक कॉलबैक है, यानी यहाँ पे कॉलबैक में एक फंक्शन जाएगा, यानी कि इस जगह में मैं कोई वैल्यू नहीं डालूंगा, जैसे कोई नंबर स्ट्रिंग ये नहीं डालूंगा, मैं सीधा एक फंक्शन ही डालूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन में मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे कंसोल लॉग करा दिया मैसेज को, और जो कॉलबैक आ गया यानी अंदर इसमें जो भी फंक्शन मैं यहाँ पे पास करूँगा उसको सिंपल यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे देखो एक और फंक्शन बनाया है जिसमें सिंपल गुड बाय यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है, यानी गुड बाय कंसोल लॉग में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, सिंपल ये जो प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन जो पहले बनाया था, इसके अंदर पहला वैल्यू जो मैसेज था उस फील्ड में मैंने क्या डाला, यहाँ पे हेलो डाला। और उसके बाद ये दूसरा फील्ड जो कि कॉलबैक था, कॉलबैक मतलब कि यहाँ पे फंक्शन पास करना था, उस जगह पे यहाँ पे मैंने फंक्शन को पास कर दिया। देखिए ये फंक्शन को पास कर दिया और इसमें वैल्यूज़ क्या आए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, अब देखो वैल्यूज़ क्या आती हैं।
तो यहाँ पे देखो हेलो आया और गुड बाय आया, ऐसा कैसे आया वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे आया जावास्क्रिप्ट आया, ठीक है, आया और यहाँ से ये कोड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधा ये आएगा कॉल के पास। तो यहाँ लाइन नंबर 14 पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आएगा, देखेगा कि फर्स्ट पैरामीटर में क्या मुझे मिला है, हेलो मिला है। उसके बाद देखेगा दूसरा में मुझे एक कॉल बैक फंक्शन मिला है, ठीक है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉल बैक। तो अब यहाँ पे आके फिर ये क्या करेगा, प्रिंट मैसेज कहाँ पे है, ये देखेगा यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखेगा कि मुझे मैसेज की वैल्यूज़ मिली है, हाँ मिल गई हैं। उसी देखे तरह दूसरा यहाँ कॉल बैक का वैल्यू आया है, हाँ आ गया है। तो अब क्या करेगा, लाइन नंबर 32 में आएगा और देखेगा कि भाई मैसेज की वैल्यू को सिंपल यहाँ पे कंसोल लॉग करा देगा। उसके बाद क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे कॉल बैक में। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरा फंक्शन जो कि हम लोगों ने इसके अंदर पास किया था उसको सिंपल यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये जो कॉल है अब वो क्या करेगा, ये कॉल जाएगा इस फंक्शन के बाद, क्योंकि पैरामीटर में कौन सा फंक्शन पास था, ये से गुड बाय। तो से गुड बाय कहाँ था, यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, ये चीज़ उठ के जाएगा यहाँ पे और उसके बाद ये जो कंसोल लॉग है वो ऐसा कर देगा, यानी प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से आपका कॉल बैक काम करता है। और इस टाइप से थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही कॉल बैक का यहाँ पे थ्योरी है, आप समझ लो। तो ये सिंपल सा एग्जांपल इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली कॉल बैक क्या है, आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर आप पास कर रहे हो पैरामीटर में, उसे बोलते हैं कॉल बैक। इतना आप सिंपल सा वर्ड में समझ लो, ठीक है। इसके बाद होता है इफ़ी। इफ़ी क्या होता है, तो मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ और ये दिखाता हूँ। एक चीज़ और मैं भूल गया, एक बार वापस, हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कैसे पास किया जाता है वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट मैसेज को कॉल करेंगे और इसमें मैं टाइप करूँगा एनोनिमस, ठीक है, स्ट्रिंग में। और यहाँ पे फंक्शन में मैं लिखूँगा फंक्शन, और फंक्शन के अंदर सिंपल एक पैरामीटर होगा ना ये, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल लॉग, दिस इज फ्रॉम एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन मैंने लिखा, इसमें मैंने कोई भी यहाँ पे नाम नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली अब यहाँ पे कॉल बैक में यहाँ पे डायरेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट आएगा, देखो आ गया ना। तो इस टाइप से आपका एनोनिमस फंक्शन यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको इस जगह पे बताया था कि एनोनिमस फंक्शन बिना नामकरण के होता है। तो यहाँ पे देखो बिना नामकरण के यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है, ये था। अब था इफ़ी। तो इफ़ी क्या होता है कि कोई कोई फंक्शन ऐसे होते हैं ना जिसको इमीडिएटली कॉल करना पड़ता है। जैसे कि ऐसे फंक्शन है जिसको कॉल करने का मन नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ी के लिए इसी कोड को लेते हैं, प्रिंट मैसेज वाला कोड, ठीक है। नहीं, नया बना लेते, ठीक है। सिंपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इसका नाम रखें कॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका नाम रख दिए कॉल ऑटोमेटिकली, ताकि ये अपने आप ही कॉल हो जाए। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग दिस इज़ ऑटो, दिस इज़ ऑटो लिख दिया मैंने, क्या ऑटोमेटिक है। तो क्या ये ऑटोमेटिक अब कॉल होगा, नहीं होगा। तो फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये डबल ब्रैकेट लगाते हैं कॉल करने के लिए, तो यही डायरेक्ट हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो शायद अब काम करेगा, देखते हैं। नहीं, ऐसा काम नहीं किया। तो इसके लिए सिंपल इस कोड को, ये जो देख रहे हैं ना, इसको कट करिए और एक और ऐसा गोल लगाइए, ठीक है। देखिए 2 गोल हो गए, पहले वाले में आपका फंक्शन जाएगा ऐसा। तो अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल होगा, देखना यहाँ पे आ गया ना। तो इसको कहीं भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं ना पड़ रही थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है। उसी तरीके से अगर चाहो तो इसको एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, इसको हटा दो तो देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो इसको नाम देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ऑटो है ना। तो जैसा मन करे आप वैसा यूज़ करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफ़ी। अब देखते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि ये आपका न्यू सिंटैक्स है।
तो न्यू सिंटैक्स थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर तो यही यूज़ करता हूँ। दिखाता हूँ क्या है आपका एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन में सिंपल मैं साइड बाय साइड आपको लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और इसका नाम रखेंगे नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, ये नाम है इसका, और सिंपल ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल फंक्शन का यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं आपका एरो फंक्शन कैसे लिखा था। तो एरो फंक्शन आपको लिखना होगा कॉन्स्ट, वैल्यू इसका लिखना हो एरो फंक्शन, ऐसा कुछ होगा जैसे आप वेरिएबल कैसे असाइन करते हो वैसे, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वल टू, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि ये तो आप वेरिएबल असाइन करने वाला ही सिंटैक्स है, जैसे आप वेरिएबल असाइन करते हो ना ऐसा कुछ वैसा ही है। बस यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है आपका एरो फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपल एक एरो बनाना है। तो एरो कैसे बनता है, इक्वल टू दे दो और ये एंगल ब्रैकेट, तो ये देखो एरो बन गया ना, इक्वल टू और एंगल ब्रैकेट, जैसे ये इक्वल टू और आपका एंगल ब्रैकेट, ये दोनों एक साथ दोगे तो आपका ये एरो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ब्रैकेट देते हो फंक्शन का यहाँ पे वैसा, तो ये है आपका एरो फंक्शन। देखो साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लो, तब आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ वेरिएबल असाइन करते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे एक यहाँ पैरामीटर्स भरना है और यहाँ पे एरो, उसके बाद आपका कोड इतना छोटा सा है, समझ जाओ, इजी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि एरो फंक्शन के फ़ायदे क्या है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल मैं लेके आता हूँ कैलकुलेट एरिया वाला, ठीक है। कॉपी करके लाता हूँ, जल्दी होगा, ठीक है। तो इसका जो कमेंट हटा देते हैं, ठीक है, और इसका नाम कैलकुलेट एरिया ही रख देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या होगा, इसको मैं कॉल करता हूँ कैलकुलेट एरिया, और एरिया के अंदर पैरामीटर्स डालने थे ना, ये तो हट गए, हाइट वैल्यू और विड्थ वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा शॉर्टकट तरीका भी मार सकते हैं। तो सीधा मैं यहाँ हाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है, हाइट और विड्थ, ठीक है। और इसको मुझे असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये वैसा ही सीधा काम करेगा, सीधा इसी के अंदर से वैल्यू ले लेगा और कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न करके एरिया आ रहा था ना, तो इसको स्टोर करना होगा कॉन्स्ट एरिया 1, ठीक है, और इसको लॉक कर लेंगे बाहर में एरिया 1, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आ रहा है नॉट अ नंबर, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे वैल्यूज पास नहीं की है, 555 ये डालता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट हो गया एरिया। अब देखो एरो फंक्शन का जादू। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा था, मुझे रिटर्न से वैल्यू को बाहर फेंकना पड़ रहा था, ठीक है। तो एरो फंक्शन में आपको एक शॉर्टकट मिलता है जिसका यूज़ करके आप लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को मुझे असाइन करके इसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकता था, रिटर्न, ठीक है। तो ये तो आप नॉर्मल फंक्शन भी सेम चीज़ कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेम रिजल्ट है अभी भी, लेकिन अब क्या है एरो फंक्शन का पावर वो मैं दिखाता हूँ। तो इसी को मैं दो तरीके से आपको लिखता हूँ। पहला आपका इस टाइप से, ये पुराना वाला मेथड। अब मान लीजिए रिटर्न, अब इसको एक लाइनर कोड है, छोटा करना है ये, तो अब ये देखिए डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये कोड और ये कोड आपका सेम है, ठीक है, ये कोड, तो ये सिर्फ आप एरो फंक्शन से ऐसे रिटर्न कर सकते हो। आप नॉर्मल फंक्शन से चाहोगे कि ऐसे रिटर्न हो जाए तो वो एरर थ्रो करेगा। जैसे मैं इसको आपको नॉर्मल फंक्शन से करके दिखाता हूँ, कॉन्स्ट कैलकुलेट एरिया 2 करते हैं, हाँ सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, फंक्शन कैलकुलेट एरिया 2, और यहाँ पे सिंपल रिटर्न करना है ना, तो यहाँ पे हाइट, ये चीज़ को यहाँ डालते हैं और सिंपल ये रिटर्न करते हैं,
तो यहाँ पे एरर आएगा। नॉर्मल में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते हो, लेकिन एरो फंक्शन में आप लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि फंक्शन क्या है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फटाफट से समझते हैं। तो आपको फंक्शन हेल्प करता क्या है, आपका कोड को सॉर्ट करने में, मेंटेन करने में और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करने में, ठीक है। ये हो गया। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे आसान है, फंक्शन आप यूज़ करो, इसके बाद उसका नामकरण कर दो और जो जो वैल्यूज़ फंक्शन में यूज़ करनी है आप यहाँ पे लिख दो कि भाई मुझे एरिया के लिए अगर हाइट चाहिए तो हाइट लिख दो, विड्थ चाहिए, और उसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया, कहाँ गया, इस एग्जाम्पल में देखो पैरामीटर्स मैंने लिए और उसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, इस विड्थ को यूज़ कर लिया। और ये रिटर्न क्या करता है, डायरेक्टली आपका आउटपुट फेंकता है। तो इनपुट में मैंने क्या डाला, हाइट और विड्थ डाला, और ये क्या क्या आउटपुट बाहर फेंक दिया, और फेंक के मैंने क्या किया यहाँ पे इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया। देखिए इस एरिया 1 में मैंने क्या कर दिया, उस फेंके हुए हाइट और विड्थ के कैलकुलेशन को मैंने इसमें डाल दिया, यानी एरिया यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से रिटर्न काम करता है। और रिटर्न में मैंने बताया कि अगर आप कोड को पहले ही रोक देना चाहते हो तो अगर रिटर्न लिखोगे तो यहीं से कोड रुक जाएगा और बाहर निकल जाएगा इस फंक्शन के, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, ये है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं कि आपको बाई चांस आप चाहते हो कि यूज़र वैल्यू ना भी डाले तो मेरा कैलकुलेट आ जाए, ठीक है। तो उस केस में आप इक्वल टू दे के यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ पैरामीटर्स डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। उसके बाद वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप में मैंने आपको बताया था ना कि बेसिकली आपको अंदर के जो भी वैल्यू जो भी आप असाइन करोगे उसे आप बाहर यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन बाहर वाले को आप अंदर में यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है आपका वेरिएबल स्कोप, जो कि आप इसमें फंक्शन में यूज़ करते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये हो गया। उसके बाद एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई भी नाम नहीं होता उसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन वो होंगे जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग पैरामीटर्स में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ना इस जगह पे, तो इस प्रिंट मैसेज के पैरामीटर में हम लोग क्या ले रहे थे, कॉल बैक। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कॉल बैक ही रखो। मैं रख देता हूँ मैं फंक्शन हूँ, ठीक है, ये मैं नाम रख दिया। तो एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, ठीक है, ये है। उसके बाद इफ़ी। तो अगर आप किसी फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना चाहते हो बिना उसका कॉल वाला सिंटैक्स यूज़ किए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इफ़ी का। उसके बाद एरो फंक्शन, जो कि न्यू सिंटैक्स है, तो हर कोड में आजकल इसी का यूज़ होता है। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एरो फंक्शन ही यूज़ करो, ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। और एरो फंक्शन की खास बात है कि आप लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। एरो फंक्शन की ये खास बात है कि डायरेक्टली आप वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं, आपको ये पैरेंथेसिस के अंदर जैसे करली ब्रेसेस है उसके अंदर से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट हो जाता है इससे थोड़ा सा कोड, ठीक है। तो आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ अब क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको सॉल्व करने और सॉल्व करके आपको ज़रूर से बताना है, और नहीं होगा तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो कि आपको फंक्शन के ज़रिए करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल लिखना है 5, 16 और 17 का, लेकिन इस बार आपको इसको फंक्शन के ज़रिए लिखना है। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने जो कि आपको फॉर लूप में शायद करवाया था एक क्वेश्चन जहाँ पे आपको टेबल लिखवाए थे, उसी का यहाँ पे आपको यूज़ करना। जो पिछला आपने कर लिया होगा ना क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला, लूप्स में जाओ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, आपको टेबल क्रिएट करना था, तो इसी का आपको यूज़ करना है, ठीक है, और उसे फंक्शन के ज़रिए करना है। ये अब से हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट एरिया नाम से क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, जैसे कि ये बना है। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको वो यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपको सर्कल का एरिया निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड एरिया जो भी आएगा ना उसका आपको स्क्वायर निकालना है, यानी उसका जो वैल्यू है उसी से इंटू करना है। जैसे आपने मैथ कभी भी पढ़ा हो ना, तो उसमें स्क्वायर निकालने का होता है ना, स्क्वायर क्यूब।
तो वैसे ही आपको स्क्वायर निकालना है। तो उसमें आपको करना क्या है कि एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम है कैलकुलेट स्क्वायर, और उसमें क्या पास करना है, इससे आप एक कॉल बैक फंक्शन को इसमें पास करना है, ठीक है। और उसका वैल्यू निकाल के क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा आपको दिखाना है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाना है। तो सर्कल के एरिया का जो भी फंक्शन होगा उसे आपको पास कर देना है कॉल बैक फंक्शन में एज अ कैलकुलेट स्क्वायर का पैरामीटर में, ठीक है। ऐसा कुछ करना है, और जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा, आप 4 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने यहाँ पे फाइल बनाया है, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नाम का फोल्डर बना लेते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि मैंने बताया आपको टेबल्स यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैंने कहीं तो टेबल करवाया था, हाँ ये देखिए टेबल करने का लॉजिक था ना, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये कॉपी करते हैं और सिंपल यहाँ प्रिंट कर देते हैं, यानी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई फंक्शन का यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे जनरेट टेबल। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे कॉन्स्ट जनरेट टेबल एरो, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये है। तो इस बार मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ज़रिए वैल्यू नहीं लूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन में मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपल ये लॉजिक को मैं इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे टेबल नंबर है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ टेबल वैल्यू, ठीक है। और इस पैरामीटर को मैं यूज़ कर लूँगा एज अ वैल्यू हर जगह, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेबल नंबर है इसे पास करूँगा कहाँ पे, जनरेट टेबल में, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे जनरेट टेबल, और यहाँ पे टेबल नंबर पास कर देंगे। तो अगर आपने मेरा लूप वाला सही से देखा होगा ना वीडियो, तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके लूप वाला थ्योरी और जो भी क्वेश्चंस थे उसे बना लो, ठीक है। तो अब देखो ये एग्जैक्ट जैसा था वैसा ही वर्क करेगा। तो मैं यहाँ फटाफट से चेंज कर देता हूँ फाइल का लोकेशन, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यूज़ में क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट आया, तो टेबल नंबर 18, देखिए 18 आ गया। उसी तरीके से 15 का चाहिए, 15 आ गया, ठीक है। तो इस बार हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, फंक्शन का, जैसा कि आपको क्वेश्चन में था, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को आप हाइड भी कर सकते हो। तो ये लॉजिक आप, एक चीज़ और मैं फंक्शनैलिटी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ताकि पैरामीटर्स का आपको यूज़ केस पता चल सके। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है 20 तक लिखा है, पहले क्या हो रहा था, ये 10 तक लिखा रहा था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको आई कर देते हैं, 1 मिनट, हाँ अब ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये टेबल 20 तक लिखा है, तो एक और वैल्यू लिखूँगा, यहाँ पे लिखते हैं मैक्स टेबल, टेबल क्या नाम रख सकते हैं इसका, टाइम्स लिखते हैं, टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। तो इस टाइम्स को मैं यहाँ डालता हूँ, और यहाँ पे अब हम लोग टाइम्स का वैल्यू डाल सकते हैं। तो 15 लिखूँगा, तो अब ये टेबल 15 टाइम्स लिखाएगा, 15 का 15 टाइम्स लिखा है, यानी एक बार रिलोड करना पड़ेगा, अब लिखाना चाहिए, देखिए 15 टाइम्स लिखा है ना। तो पैरामीटर के ज़रिए अब मैं यहाँ पे टाइम्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जो कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल के देगा, ठीक है। तो इसका नामकरण भी मैंने लिख दिया है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल। तो इसका भी एरो फंक्शन ही यूज़ करेंगे, एरो फंक्शन, ठीक है। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडियस एज अ पैरामीटर ले लेंगे,
ठीक है, और रिटर्न करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर हम आप पाई का वैल्यू ले लेंगे। तो मैथ एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ इसमें मिलता है। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल इसमें समझिए कि पाई का वैल्यू है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है शायद, हाँ वही होता है। तो ये पाई का वैल्यू इसमें आ गया। इसके बाद हम लोग इस पर इंटू करेंगे, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई r² होता है ना ये। तो ये इससे क्या होगा, हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो मैं इसको आपको लॉग करके दिखाता हूँ, लॉग, और यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखें कैल्क, और यहाँ पे रेडियस मान लीजिए 8 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ। कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से इसको 2 कर देते हैं, अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया एरिया। अब क्या चाहता हूँ मैं, इसको कॉल बैक फंक्शन में डालना। तो एक हम लोग फंक्शन और बनाएंगे जो कि स्क्वायर कैलकुलेट करता है किसी भी वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट कैलकुलेट स्क्वायर, ठीक है, और ये भी आपका होगा एरो फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि आपको एरिया ऑफ सर्कल को एज अ पैरामीटर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फंक्शन ले रहे हैं ना, तो इसका नाम रख देते हैं कि ये फंक्शन एरिया कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। इतना बड़ा नाम मैंने रख दिया ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये फंक्शन एरिया कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। तो सिंपल मान लीजिए इससे एरिया कैलकुलेट कर क्या आएगा ना, एरिया ऑफ सर्कल, ये आएगा ना इस फंक्शन से, इस फंक्शन का आउटपुट से आएगा। तो इसमें रेडियस भी चाहिए ना, तो रेडियस मैं सेकंड पैरामीटर में ले लेता हूँ रेडियस, और इससे यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आउटपुट है वो कहाँ स्टोर जाएगा, इसमें एरिया ऑफ सर्कल में। अब सिंपल इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी इसका स्क्वायर निकाल के उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट और कैल्क स्क्वायर। इसको डायरेक्ट यूज़ करना ना, इसको स्टोर करना इसका वैल्यू। तो इसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे, लिखेंगे कैल्क स्क्वायर, और इसके अंदर ये कैलकुलेट एरिया पास करेंगे, ठीक है, ये वाला ये है, हाँ ये पास करेंगे फर्स्ट में, और इसका रेडियस 8 रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, रिजल्ट को लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए इसका स्क्वायर लगभग है ना 200 को अगर आप 2 बार इंटू करोगे तो लगभग इतना आता है ना। मैं दिखाता हूँ, 201, इसी को पूरा कॉपी करते हैं ना, इंटू, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है ना दोनों। यानी इस तरीके से हम लोग कॉल बैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नाम मैंने कुछ ज़्यादा अजीब रख दिया, तो इसको मैं कॉल बैक ही कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, कॉल बैक, ठीक है। देखिए कॉल बैक फंक्शन कुछ ऐसा काम करता है। तो ये कॉल बैक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको काफ़ी जगह यूज़ आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप सिंपल क्या पास कर रहे हो, फंक्शन पास कर रहे हो एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो आपसे होप से दोनों क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।